हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में। जैसा कि हमको पता है कि स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसमें जो है 50 नंबर के जो है आपको लॉ यानी कि जो आपके प्रोफेशनल जो पेपर है उससे क्वेश्चन आएंगे, और 50 नंबर के जो पेपर है उसमें आपका जो है जीके जीएस, करंट अफेयर्स और साइंस मैथ्स, ठीक है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इन ये जो 50 नंबर के क्वेश्चन है वहाँ से जो है आपको जो है यहाँ देखने के लिए मिलेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 9 से अगर हम देखें यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन से करीब 9 से लेकर के जो है 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन से आएंगे, जिसमें आपके 3 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। फिर उसके बाद जो है आपको मिलेगा ट्रेड ट्रेड यूनियन एक्ट करके, और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का। ठीक है, तो ये तीनों मिला करके जो है 9 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उनमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पोस्ट में जितने भी जैसे प्रोफेशनल एबिलिटी जो सब्जेक्ट है आपका, वहाँ से लगभग 13 से 14 एक्ट जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो लॉ रिलेटिंग वेजेस हों, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हों, चाहे जो है सोशल से रिलेटेड हों। ठीक है, तो उनको हम जो है इसमें हम कवर कराएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है एंड उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल में नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है 1947 का है। देखो, इंडस्ट्री अगर है, ठीक है, यानी कि एक एस्टेब्लिशमेंट है इंडस्ट्री का, कोई भी इंडस्ट्री हो, तो उस इंडस्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्कर्स होंगे। ठीक है, तो अब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट भी होगा, या हो सकता है कि एक एम्प्लॉयर के बीच में एम्प्लॉय और जो है एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट हो, या जो वहाँ के कार्यकर्ता हो, एम्प्लॉय या वर्कमैन हो, उनका आपस में डिस्प्यूट हो। तो कहने का मतलब ये जो एक्ट खास करके इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया कि अगर कोई भी जो है पी ऐसी घटना हो जो पीस और हार्मनी को डिस्टर्ब करता हो इंडस्ट्री में, तो उसके प्रोसीजर के लिए जो है पूरी इसमें व्यवस्था की है, कैसे उसको जो है इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाएगा, क्या कोई आर्बिट्रेशन की व्यवस्था की गई है, क्या पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, कितना जुर्माना लगे, इन सभी चीज़ों को जो है इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जो है ये बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम ये जान लें कि इस जो एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव, या ये कह लो कि ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक काम ये समझो कि ये खास करके जो एक्ट है ना वो प्रमोट करता है। ठीक है, पहली बात किस चीज़ को, इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए, पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए जो है ये क्या करता है, एक एक जो है इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई झगड़ा वगैरह हो गया, कोई भी डिस्टरबेंस हो गया, तो वहाँ पे जो है इसी के थ्रू जो है इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक है, प्रॉपर जो है अधिकारी उसमें नियुक्त होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन करके जो है उसका क्या होगा, जो भी डिस्प्यूट होगा उसका सेटलमेंट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री में जो भी डिस्प्यूट होगा उसका क्या किया जाएगा, सेटलमेंट किया जाएगा। ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है, इसके थ्रू जो है ये सारी चीज़ें होंगी। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा इसकी ऑब्जेक्टिव ये है कि पहली बात तो देखो ये क्या करता है, रिलेशन जो है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, ये रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है, इनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, यानी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है ये दूर करके जो है उनको सही करने का काम ये करता है। ये कह लो कि एस्टेब्लिश कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, और कौन सी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, जैसे मान लो कि ये भी प्रिवेंट करता है, जैसे इलीगल कोई स्ट्राइक हो, ठीक है,
prevent illegal strikes or lockouts by किसके किसके बीच, एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो ये हो गया। एम्प्लॉइज वो होता है जो वहाँ पे काम करता है, जो और जिसने वो काम पे रखा उसको एम्प्लॉयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि पीस और हार्मनी को मेंटेन करने का ये काम जो है वहाँ पे होता है। ठीक है, इसके थ्रू पीस और हार्मनी को मेंटेन करने का काम होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे एक चीज़ और है, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद सेटलमेंट की बात आएगी। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में देखा जाएगा, और साथ ही साथ जो है ये इलीगल स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स वगैरह को जो है जो इनके बीच रहता है उनको जो है क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और इसमें एक और ऑब्जेक्टिव ये है कि ये क्या करता है, ये सेटअप करता है गाइडलाइंस फॉर फेयर लेबर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये याद रखना, टू सेट गाइडलाइंस फॉर फेयर लेबर प्रैक्टिस। ठीक है, और उसके बाद जो है ये क्या करता है, एक चीज़ और प्रोटेक्ट करता है, टू जो है टू प्रमोट कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। जैसे यहाँ पे अभी सबको पता है कि उसमें क्या होता है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट वगैरह रहते हैं। सेक्शन वन इस एक्ट का क्या करता है, ये बात करता है शॉर्ट टाइटल। ठीक है, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, ये तीन चीज की बात करता है एक ही सेक्शन में, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। पहले देखो शॉर्ट टाइटल क्या है। इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इसका शॉर्ट टाइटल है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका एक्सटेंट क्या है, ये शॉर्ट टाइटल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है। एक्सटेंट की बात करते हैं, यानी कि ये इसका विस्तार कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक जो है ये लागू होता है। तो ये याद रखना, ये पूरे भारत में। ठीक है, ये कहाँ पे, टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सभी जगहों पे ये क्या होता है, लागू होता है अभी फिलहाल में। अगर हम कमेंसमेंट की बात करें इसके लागू होने की, तो ये जो है कब से लागू है, तो ये 1 अप्रैल 1947, 1 अप्रैल 1947 से ये लागू है। ठीक है, 1947, ये चीज़ याद रखना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, अच्छा ये तो नहीं पूछेगा आपको कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 शॉर्ट टाइटल, ये पूछेगा होल ऑफ इंडिया पे लागू होगा। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 अप्रैल 1947 से इसका क्या हो गया, कमेंसमेंट हो गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देख लो, अगर हम बात करें टोटल चैप्टर्स की, इस पूरे एक्ट में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो ये टोटल चैप्टर 7 है, यानी कि पूरे पूरे एक्ट में हमको 7 चैप्टर्स में पढ़ने हैं। अगर यहीं पे हम बात कर ले टोटल सेक्शन की, तो टोटल सेक्शन कितने हैं इसमें, तो वह है 40, यानी कि 40 सेक्शन हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। लेकिन घबराने वाली बात नहीं, 40 सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो कुछ भी सेक्शन इम्पोर्टेंट होगा हम केवल उसी को पढ़ेंगे। यहाँ पे सीधे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा उमा के कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला जो सेक्शन आता है सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 सबको पता है कि लगभग सभी एक्ट में जो है सेक्शन 2 जो है डेफिनेशन क्लास होता है।
ठीक है, क्योंकि उस एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज इसलिए रखा गया कि इस एक्ट में जो कुछ भी टर्म यहाँ पे डिफाइन है, आगे चल करके किसी भी सेक्शन में अगर वो टर्म आता है तो उसका वही अर्थ लगाया जाएगा जो सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज में देकर रखा है। ठीक है, तो सेक्शन 2 में जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, हम सबसे पहले सेक्शन 2 के को उठाएंगे। सेक्शन 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करता है। ठीक है, अब भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है तो उसका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर डिफाइन किया गया तो सेक्शन 2 के में जो है ये डिफाइन किया गया है। तो इसमें क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या डेफिनेशन वगैरह है, कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो डिस्प्यूट किन के बीच हो सकता है। ठीक है, तो डिस्प्यूट या तो एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है, एम्प्लॉयज़ एक एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, या ये कह सकते हो कि एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में हो सकता है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स और जो कार्यकर्ता है उसके बीच भी डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, या ये कह सकते हो कि जो काम करने वाला है आपस में झगड़ा कर लें। ठीक है, तो वर्कमैन और वर्कमैन के बीच हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 लोगों के बीच का डिस्प्यूट है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में। ठीक है, तो इन्हीं डिस्प्यूट को जो है यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेक्शन 2 के में जो है इनको डिफाइन किया गया है। ठीक है, दूसरा हमारा जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे ले लो इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, जो सेकंड डेफिनेशन है वो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कहाँ डिफाइन है, तो ये सेक्शन 2J में डिफाइन है। 2J, सेक्शन 2J में इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है। अब इसमें क्या डिफाइन है पहले ये समझो। तो कह रहे कोई भी बिजनेस हुआ, इंडस्ट्री में क्या क्या आएंगे, कोई भी बिजनेस हो गया। ठीक है, कोई व्यापार जैसे ट्रेड है। ठीक है, अंडरटेकिंग है, कोई कोई अंडरटेकिंग है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। ठीक है, या कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स, कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स। ठीक है, ये सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, और क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूड है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयर्स में अगर ऐसा कुछ भी हो जैसे सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ उसमें चल रहा है, कोऑपरेशन हो बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन का, तो ये भी हम लिख सकते हैं, कोऑपरेशन हो बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन फॉर प्रोडक्शन, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई के लिए, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ यहाँ पे आया, हमने देखा कि बिजनेस कोई भी हो, ट्रेड्स हो, अंडरटेकिंग हो, मैन्युफैक्चर कोई कर रहा हो, कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स हो। ठीक है, ये चीज़ होंगे, या कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच कोई को किसी चीज़ को लेकर, प्रोडक्शन को, सप्लाई को लेकर के, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज को लेकर के जो है इनके बीच जो है कोऑपरेशन हो, तो ये सारे चीज़ में आएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस भी हैं, इसको ध्यान देने वाली बात है। जैसे एक है बेंगलोर वाटर सप्लाई, बेंगलोर वाटर सप्लाई। ठीक है, वर्सेस ए राजप्पा। ठीक है, इसमें जो है क्या हुआ था, बस ऐसे याद रखना, यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज को डिफाइन काफ़ी ब्रॉडली किया गया था। तो डिफाइन किया गया किसको,
इंडस्ट्री को कि इंडस्ट्री क्या है। ठीक है, तो ये याद रखना, बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा के केस में जो है इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया था। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो एक है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा में बताया गया कि हॉस्पिटल भी एक तरह का इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटल आर इंडस्ट्री। तो बस हमको ये याद रखना है, वैसे पहचान जाओगे क्योंकि इसमें हॉस्पिटल ऑलरेडी यूज केस तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसी में पहचानना रहेगा कि क्या है। तो अब इसमें हॉस्पिटल यूज हो रहा है तो ये समझ लेना कि हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो हॉस्पिटल यहाँ पे इंडस्ट्रीज माना गया है। और बेंगलुरु वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा के केस में जो है इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो है वर्कमैन की डेफिनेशन। वर्कमैन किसे कहेंगे, तो इसे जो है सेक्शन 2S में जो है डिफाइन किया गया है वर्कमैन को। अब देखो वर्कमैन में क्या है, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, ठीक है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, वो क्या हो, एम्प्लॉयड हो, किस काम के लिए हो। अब वो एम्प्लॉयड है, अब कह रहे हैं कि किसी मैनुअल काम के लिए, ठीक है, कोई मैनुअल वर्क कर रहा है, या स्किल्ड वर्क है उसके पास, या अनस्किल्ड वर्क है। ठीक है, या जो है वो टेक्निकल जानता हो, कोई टेक्निकल काम के लिए उसको रखा गया हो, या ऑपरेशनल काम के लिए रखा गया हो। ठीक है, या क्लरिकल काम के लिए रखा गया हो उसको। ठीक है, या सुपरवाइजरी के लिए रखा गया हो। तो इन सभी कामों के लिए, ठीक है, अगर वो रखा गया है तो वो वर्कमैन के डेफिनेशन में आएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन कौन से एक्सेप्शन है, पहली बात जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उनको इसमें जो है वर्कमैन के डेफिनेशन में नहीं रखा गया है। आर्म्ड फोर्सेस, उसके बाद जो है मैनेजरियल पोस्ट जो होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ जिनको कह सकते हो, उनको जो है इसमें नहीं रखा गया है। उसके बाद जो है जो सुपरवाइजरी एम्प्लॉयज़ हैं, सुपरवाइजरी एम्प्लॉयज़ को भी नहीं रखा गया है, लेकिन ऐसे सुपर एम्प्लॉयज़ की बात करें जो जिनकी सैलरी स्पेसिफाइड हो। ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ इसमें, जिनकी स्पेसिफाइड नहीं है वो जो है वर्कमैन के डेफिनेशन में आएंगे। तो हमने क्या यहाँ पे देखा कि वर्कमैन के डेफिनेशन के अंतर्गत जो है अगर कोई वर्क कर रहा है, मैनुअल वर्क कर रहा है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, टेक्निकल है, ऑपरेशनल है, क्लरिकल है, सुपरवाइजरी है, ये सारी चीज़ें अगर हो रहा है तो ये किसके आएंगे, ये जो है वर्कमैन के डेफिनेशन के अंतर्गत जो आएंगे। लेकिन कह रहा है कि इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस मैनेजरियल कोई पोस्ट पे हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा हो, या सुपरवाइजरी एम्प्लॉइज हो लेकिन उसकी सैलरी जो है स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो ये जो है वर्कमैन के डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आएगा, तो यानी एक्सेप्शन है। बाकी जो ऊपर है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपको मिल सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है हमारे पास एक जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है ले ऑफ। ले ऑफ, ले ऑफ जो है सेक्शन 2 के में बताया गया है
और यहाँ पे जो है क्या मतलब है, तो या ये जब एम्प्लॉयर्स कह रहा है कि एक उसकी इनएबिलिटी होती है, वो काम देने में सक्षम नहीं रहता है, एबल नहीं रहता है, तो उसको ले ऑफ कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो एम्प्लॉयर्स है, यानी कि काम करवाने वाला या काम देने वाला, क्या है, इनएबिलिटी टू प्रोवाइड वर्क ड्यू टू। अब किसके लिए, कब के लिए, तो कह रहा है सबसे पहला पॉइंट ये है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। हो सकता है उसके पास जो है शॉर्टेज हो रॉ मटेरियल का, तो जब नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा, फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। तो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, या पावर या कोल का, ये हो गया, या कोई मशीन काम करना बंद कर देगा सारा, तो कह रहे कि मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, या कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जो है हम कह सकते कि ले ऑफ में आएंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ले ऑफ का डेफिनेशन किस सेक्शन में है, सेक्शन 2 के में है। उसके बाद जो यहाँ पे याद रखना कि एम्प्लॉयर्स की इनएबिलिटी है प्रोवाइड वर्क, बस इतना ही याद रखना। कब हो जाता है, जब शॉर्टेज होता है रॉ मटेरियल्स का, पावर का और कोल का, इससे मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाता है, या नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं। तो इन सारी घटनाओं की वजह से जो है हम कह सकते हैं कि ले ऑफ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेफिनेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे डेफिनेशन, वो है स्ट्राइक। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्राइक, अब ये स्ट्राइक जो है सेक्शन 2 के में इसको डिफाइन किया गया है स्ट्राइक को, इसको आपको याद करना है। अब देखो यहाँ पे स्ट्राइक में क्या है, तो देखो एम्प्लॉइज जो है कह रहा है कि अगर काम करने से मना कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया जो एम्प्लॉइज हैं, या ये कह लो कि जो वर्कमैन हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रिफ्यूजल टू वर्क अंडर ए कॉमन स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये क्या किए कि एम्प्लॉइज एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, सब लोग मिलजुल करके, ठीक है, सब आपस में क्या कर रहे हैं, काम करने से मना कर रहे हैं, रिफ्यूजल टू वर्क, ठीक है, अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो अगर सब लोग मिल करके ये जो है क्या कर देते हैं, काम करने से मना कर देते हैं, तो या इसी को दूसरी भाषा में हम लोग हड़ताल कहते हैं। तो जब काम नहीं करेंगे तो इसी को ही हम बोलेंगे स्ट्राइक। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्रीज़ में अक्सर देखने को मिलता है। तो ले ऑफ और स्ट्राइक दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सेक्शन हो गए हैं, और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एक डेफिनेशन आखिरी बच गया है, जिसको हम देख लेते हैं। जिस ये भी इम्पोर्टेंट है, वेजेस की बात करता है, ठीक है। वैसे वेजेस का डेफिनेशन हम वेजेस एक्ट वगैरह में भी हमको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो वेजेस है वो क्या कर रहा है, सेक्शन 2 RR में जो है इसको बताया गया है। और वेजेस में दो चीज़ें हैं, क्या इंक्लूड कर रहा है और क्या एक्सक्लूड कर रहा है, यानी कि वेजेस के डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो रिमनेरेशन आता है इसमें, वेजेस के डेफिनेशन में जो अलाउंस होते हैं वो आएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। क्या एक्सक्लूड कर रहा है, तो जो एक्सक्लूड कर रहा है यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहली बात तो बोनस जो होते हैं, बोनसेस नहीं इसके वेजेस में आएंगे। जो पेंशन मिलता है वो भी वेजेस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो भी जो है
वेजेस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। उसको ग्रेच्युटी मिल रही है रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, तो वो भी जो है वेजेस के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये हो जाता है कि वेजेस को कहाँ पर डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 RR में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंक्लूड क्या कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इंक्लूड करेगा रिम्यूनरेशन में को, अलाउंस को और बेनिफिट को, ये इंक्लूड कर रहा है। फिर कह रहा है एक्सक्लूड क्या है, क्योंकि एक्सक्लूड से क्वेश्चन देखने को मिला, अगर पीवाई की उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर के, तो यहाँ पे बोनसेस इसमें नहीं है, पेंशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है और ग्रेच्युटी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो है अभी हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन क्लास तक ही हम इस सेशन को बंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उसके आगे के जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन होंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।